नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर तमिलनाडु में जो दुर्घटना हुई है वो भारत के इतिहास की सबसे भीषणतम दुर्घटनाओं में से एक है। जो भारत के सबसे बड़े सैनिक अधिकारी थे सीडीएस जनरल रावत, वो उसमें मारे गए। उसके अलावा उनकी धर्मपत्नी, इसके अलावा 11 और लोगों की मौत उस दुर्घटना में हुई है। उसके बाद पूरे भारत में शोक की लहर छाई हुई है, सभी लोग दुखी हैं और साथ ही सभी लोगों के मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि क्या इस तरीके की दुर्घटना नेचुरल थी या इसके पीछे किसी दुश्मन देश या फिर भारत के ही किसी आंतरिक जो हमारे यहाँ सत्ता का जो जिसे कहें तो सत्ता की लड़ाई है, या फिर जो पॉलिटिकल वॉर चलता है, या फिर सेना के अंदर से किसी का ये काम था। आखिर इसके पीछे क्या कंट्रोवर्सी है? इस पूरी कंट्रोवर्सी और पूरी घटना को समझने के लिए आज हम आए हुए हैं जिला सैनिक कल्याण बोर्ड भरतपुर। और यहाँ पर हमारे साथ हैं 3 पूर्व सेना अधिकारी जिन्होंने सेना में अलग अलग पदों पर काम किया हुआ है, और वह इस पूरे सिस्टम को, जो सेना का पूरा सिस्टम है जिसके तहत सेना काम करती है, इस पूरे सिस्टम को बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा है, वो पूरा सिस्टम समझते हैं। और हम आज उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे क्या हो सकता है, ये दुर्घटना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या कोई टेक्निकल ग्लिच आ सकता है या फिर कोई दुश्मन देश इस तरीके का हमला भारत के ऊपर कर सकता है। मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ सबसे राइट पर हैं कैप्टन लेखा सिंह जी। ये 30 साल से ज़्यादा का उनके पास अनुभव है सेना में काम करने का। उसके अलावा जो बीच में हैं वो हैं कर्नल ओमवीर सिंह जी। इनके पास भी 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सेना के साथ जुड़े होने का, और यह खुद जिला कल्याण सैनिक बोर्ड जो है उसके अधिकारी रहे हैं, वो यहाँ पे हेड रहे हैं और उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर सैनिकों के कल्याण के लिए काम किया हुआ है। इसके अलावा एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं मनुदेव सिंसनी हैं हमारे साथ, और इन्होंने दरअसल उस ट्रेड में ही काम किया हुआ है जहाँ पर फिटनेस से लेके बाकी के जो प्रमाण पत्र हैं, फ्लाइट और हेलीकॉप्टर, प्लेन और फाइटर जेट्स को जो मिलते हैं प्रमाण पत्र उड़ने से पहले, उसी ट्रेड में इन्होंने काम किया हुआ है। तो हम सभी इन तीनों जो हमारे गेस्ट हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे क्या रीजन हो सकता है। सबसे पहले मैं जाऊंगा कैप्टन साहब के पास। कैप्टन साहब, बहुत बड़ी दुर्घटना है ये जो कुन्नूर में हुई है। जब आपने पहली बार इस दुर्घटना के बारे में सुना था तो आपकी सबसे पहली रिएक्शन क्या थी? मेरी सबसे पहली रिएक्शन थी कि हमने एक बहुत ही सम्मानीय जनरल को खो दिया, और एक तरह से हमारी सेना का थोड़ी देर के लिए एक मनोबल है वो काफ़ी लो हो गया कि अपने एक से ऐसे सम्मानीय जनरल को खो करके। बट चूँकि हम सैनिक हैं, हमें हर उससे निकलने के लिए सिखाया जाता है कि हम थोड़ी देर उस शोक की लहर में आने के बाद अपने आप को इस तरह से उभार लिया कि हमारे चीफ और हमारे सैन्य अधिकारियों ने हमारी सेना को वापस उस शोक से निकालने का काम किया। तो कैप्टन साहब, जब आप इस सबसे सदमे से उबर पाए और जब आपको ये रियलाइज हुआ कि कितना बड़ा डैमेज हो चुका है, तो आपको लगा कि इस घटना के पीछे कहीं किसी की साजिश भी हो सकती है, या सब कुछ आपको लगा कि एक नॉर्मल है, नेचुरली जब हम हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं तो इस तरीके से घटना हो जाती हैं? मुझे ऐसे मृदभाषी और ऐसे सरल जनरल के लिए मुझे साजिश जैसी चीज़ कोई नहीं लगी। मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ कहीं न कहीं मौसम, जो कुन्नूर का मौसम था, वैली का, पहाड़ी है वहाँ काफ़ी, वहाँ का जो मौसम था वो इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा वो लगा। आप कैप्टन साहब को लग रहा है कि वहाँ पे जो कुन्नूर का मौसम था उसकी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हमारे साथ कर्नल ओमवीर सिंह जी भी हैं। कर्नल साहब, जब आपने सबसे पहले ये पूरी घटना के बारे में सुना था तो पहली प्रतिक्रिया आपके जहन में क्या आई? सबसे पहले तो मैं उन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं कि हमने एक बहुत ही काबिल ऑफिसर और उसके साथ और काबिल ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स एंड प्रिंसिपल PSOs एंड उनकी जो टीम थी, बहुत ही सम्मानीय टीम और विश्वसनीय टीम का पूरी की टीम को खो दिया है। तो उनके प्रति आह और
और उनकी श्रद्धांजलि के अलावा पहला रिएक्शन तो मेरा वही था। लेकिन ऑफ लेट अगर हम धीरे धीरे चलते हैं तो हेलीकॉप्टर फ्लाइंग सबसे टफ काम होता है। जैसे कार चलाना आसान है, साइकिल चलाना मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही हवाई जहाज़ चलाना आसान है, लेकिन हेलीकॉप्टर चलाना बहुत मुश्किल काम है। मैं इंस्ट्रक्टर गनरी होने के नाते मैंने अपनी आर्टिलरी की शूटिंग जो है हेलीकॉप्टर में बैठ के हमने करेक्ट की है, और मैंने देखा है अपने जो सह फ्लाइंग पायलट्स अफसर्स को, जो पहले तो हमारे आर्टिलरी के ही हुआ करते थे। ये एक बहुत बड़ा टफ काम है। इसको चलाने के लिए दो तरीके प्लान किए जाते हैं। या तो इंस्ट्रूमेंट गाइडेड प्लानिंग की जाती है फ्लाइट को। जब इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा विजुअल रूट फॉलो किया जाता है, तो विजुअल रूट में यह है कि नैप ऑफ द अर्थ भी चला जाता है। दुश्मन से छिपके जब चलना होता है तो बिल्कुल कंटूर्स के साथ आप 100-200 मीटर ऊपर चलते हैं और निकलते हैं। मैंने हाई एल्टीट्यूड में देखा है कि बादल पहाड़ी के ऊपर हमारे साथ होते हैं, कई बार ऊपर साफ़ होता है तो नीचे वैली में होते हैं। तो हर 2 घंटे पहले प्रेडिक्शन आती है कि अब मौसम कैसा होगा, क्या है सिचुएशन। तो हो सकता है इसमें टेक्निकल फॉल्ट रही हो, मैनुअल फॉल्ट भी संभव है। तीसरा, बड़ी साजिश भी हो सकती है, वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो। मैंने सुना है कि ताइवान का भी सिमिलर कमांडर मारा गया है, यहाँ भी मारा गया है। तो 2+2 कुड बी समथिंग एल्स, जिसको इंक्वायरी और बड़े लेवल पर स्ट्रेटेजिक खोज के बाद पता लगाया जा सकता है। तीसरा, जिसका घोड़ा सबसे अच्छा दौड़ता है उसके इंटरनल भी काफ़ी लोग अगेंस्ट होते हैं। एक्सटर्नल फोर्स तो हमारे चाइना और पाकिस्तान तो बैठे ही हुए हैं, और चाइना ने हमारे चारों तरफ नेकलेस के तरीके से, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वेस्ट साइड से हैं, पाकिस्तान में हो, तो उन्होंने एक हमारी माला हमको डाल रखी है। वो इतनी नज़दीकी से, जैसा आपको पता है चाइना बहुत सीक्रेट्स रखता है। हिंदुस्तान या डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमें तो कई बार ऐसा लगता है, हम छोटी सी बात करते हैं कि हम एक एयरक्राफ्ट लेने जा रहे हैं, खरीदने में 10 साल तक लग जाती हैं, और हमारे आप जैसे प्रेस और पत्रकार ये कहने लग जाते हैं कि अब चाइना की खैर नहीं, अब उसकी खैर नहीं, अब उसको ध्वस्त कर दिए जाएंगे। ये हवा में तीर हमारे देश में बहुत मारे जाते हैं, जबकि स्टेट सीक्रेट्स हमें रखने चाहिए। ये तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा, लेकिन जब तक इंक्वायरी के रिजल्ट नहीं आते हैं, हमारे दुश्मनों की प्रक्रिया, जैसा आपको पता है, उसने सैटेलाइट फ्लाइट से मिसाइल पूरी धरती का चक्कर लगाया है, और जब चाहे जिस जगह पर चाहे वो उस सैटेलाइट को गिरा सकता है। सैटेलाइट वार से हमारे सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन को ध्वस्त कर सकता है। हो सकता है लेज़र गाइडेड मिसाइल, इस तरह के वेपन चाइना ने कुछ बना रखे हों। तो इन चीज़ों को सब की तरफ क्वेश्चन मार्क रहेगा जब तक इंक्वायरी नहीं आ जाती। मैं थोड़ा इंटेलिजेंस में भी रहा हूँ, इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझता हूँ कि जब तक इंक्वायरी पूरी 2+2 नहीं मिल जाते, तब तक फर्मली कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं उन सभी अपने जाबाजों को तहे दिल से इस बड़े लॉस के लिए श्रद्धांजलि देता हूँ। और लेकिन मैं ये दूसरी तरफ अपने लोगों को और देशवासियों को इतना मैं भी जानता हूँ सिस्टम में कि हमारे यहाँ कमांडरों की कमी नहीं है। एक से एक काबिल कमांडर और भी हैं, मिल जाएंगे, हम चेन ख़त्म नहीं होगी, और ज़्यादा काबिल हैं। और बहुत अच्छे काबिल तो काफ़ी नीचे ही रह जाते हैं, ऊपर तक पहुंचते हैं। ठीक है, वो अपने लकी ज़्यादा होते हैं, पॉलिटिकल कनेक्टेड ज़्यादा होते हैं, लेकिन काबिल आदमी की हिंदुस्तान में कमी नहीं है, फौज में कमी नहीं है। वी विल राइज टू द ओकेजन एंड टीच लेसन्स।
बिल्कुल काबिल अफसरों की फ़ौज में कोई कमी नहीं है। चाइना को भी ये समझना चाहिए और पाकिस्तान को भी समझना चाहिए, अगर वो कोई साजिश कर रहे हैं इस प्रकार से अधिकारियों को एलिमिनेट करने के लिए, तो उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। कर्नल साहब ये कह रहे हैं। हम मनुदेव जी से पूछते हैं। मनुदेव जी, आप चूंकि एयरफोर्स में रहे हैं और आपने काफ़ी समय काम किया है और आपकी ट्रेड भी यही रही है, आपको लगता है कि हेलीकॉप्टर की जाँच में कहीं कोई खामी रही होगी? देखिए, जब भी किसी हेलीकॉप्टर को या जहाज़ को जब उड़ना होता है, उससे पहले सारे उसके चेक्स किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट का अलग चेक होगा, इंजन का अलग चेक होगा, कम्युनिकेशन का अलग से चेक होगा। उन सभी के लिए इंचार्ज होते हैं जो कि एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि यस वी हैव चेक्ड इट एंड दे आर वर्किंग प्रॉपरली। उसके बाद ही उस फ्लाइट को उड़ने की या हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाज़त दी जाती है। तो ये हो सकता है, ये संभावनाएं हो सकती हैं। हालांकि एविएशन में जो है वो दुर्घटनाओं की संभावनाओं को सिग्मा स्टेट पे काम करते हैं, जिसमें कि 12 सिग्मा पे, जिसमें कि एक खरब में एक गलती होने की आशंका को रखा जाता है कि इतनी कम गलतियां हो हमें कि कोई एक्सीडेंट ना हो। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हमारे दुश्मन देश हैं वो हमेशा से, आपने देखा होगा, कई बार गोपनीय जानकारी लेते हुए पकड़े जाते हैं लोग बाग, तो उनसे मिलके इस तरह की गड़बड़ करने के अंदेशे भी होते हैं। लेकिन ये हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर है। और जो ब्लैक बॉक्स अभी उसका मिल गया है, ब्लैक बॉक्स एक्चुअली ब्लैक नहीं होता है, वो ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर इसलिए होता है कि दूर से चमक जाए। उसके अंदर FDR भी है, CVR भी है, उनकी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, और जो कॉकपिट में पायलट्स जो बातें करते हैं आपस में, वो भी रिकॉर्डिंग उसमें होती है। स्टेनलेस स्टील का एक बॉक्स होता है जो आग से भी नहीं जलेगा, उसका डेटा, उसको डेटे को रिट्रीव करेंगे। उस डेटा से पता चलेगा कि क्या फ्लाइट में क्या बात हो रही है, ग्राउंड पे कम्युनिकेशन क्या हो रहा था उनका, वेदर का डेटा क्या था। इन सब डेटा के बाद ये पता चलेगा, एक्चुअल रिपोर्ट निकल के आएगी कि इसमें बाहरी किसी का हाथ था, या फिर जो नॉर्मली बताया जाता है कि किसी भी एक्सीडेंट के 4 कारण होते हैं। पहला कारण है वेदर अगर ख़राब है उसकी वजह से हो जाते हैं। दूसरा है कोई इंजन फेलियर हो जाना, उसका इंजन अगर किसी कारण से फेल हुआ है। तीसरा चीज़ होता है कि उसमें कोई टेक्निकल एरर आ गया किसी पार्ट में, इंजन के अलावा और किसी पार्ट में टेक्निकल एरर आ गया, वो तो गिर सकता है। और चौथा होता है कि पायलट की गलती से। ये 4 रीज़न नॉर्मली माने जाते हैं किसी भी एक्सीडेंट के लिए। तो वो FDR का और उसका जो CVR का जो डेटा आएगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल इसका रीज़न क्या रहा है। जी, एक्चुअल रीजन तो इंक्वायरी के और डेटा बॉक्स जो ब्लैक बॉक्स जो मिला है उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन मनुदेव जी, ये MI-17 हेलीकॉप्टर था जिसमें ये एक्सीडेंट हुआ है। ये बताया जाता है कि ये डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और काफ़ी सेफ माना जाता है। ये जब डबल इंजन का हेलीकॉप्टर है तो आपको लगता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच इसमें वास्तव में रही होगी? देखिए, मैंने जैसा अभी बताया आपको कि ये 12 सिग्मा पे काम करते हैं, तो 12 अरब में एक गलती होने की जब संभावना हो, अगर वो गलती इस बार थी तो वो टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही रिलायबल, और 70 से ज़्यादा देश इस MI सीरीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ये पहले हम 1975 में शुरू हुआ था ये MI सीरीज़, और 81 में हमने इसको लिया था, जब प्रताप के नाम से हमने लिया था। MI-8 था ये, मी-8 जिसको बोलते थे, और प्रताप के नाम से हमारी एयरफोर्स में रहा ये, जिसे 2019 में हमने रिटायर किया है अभी। उसके बाद 2008 में उसी MI-8 की परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलायबल वो है ये हेलीकॉप्टर, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसी चेसिस पे लेटेस्ट फीचर्स के साथ ये आया था। 2008 में हमारी सरकार ने $1.3 बिलियन में 80 एयरक्राफ्ट की डील की थी कजान हेलीकॉप्टर्स रशिया से। उनसे ये हेलीकॉप्टर्स लेने शुरू किए, और जो लास्ट खेप हमारी आई है 2019 तक आई है। पहले तो हमने आर्मी के लिए यूज़ किया, फिर उसको जब फीचर्स में देखे तो लगा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए भी और VVIPs के लिए इसको यूज़ करना चाहिए। 2012-13 में हमने VVIPs के लिए ख़रीदे हैं। तो बहुत ही रिलायबल और दुनिया के हर कोने में ये यूज़ होने वाला है, जो केवल आर्मी ही नहीं, आप पैरामेडिक्स के लिए और कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, उत्तराखंड में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चले थे तब भी इसका यूज़ किया था, आपने देखा होगा। और बालाकोट स्ट्राइक के दौरान जो हमारा एक हेलीकॉप्टर जो हमारी ही गलती से गिर गया था, हमारे ही डिफेंस सिस्टम ने उसे गिरा दिया था, वो भी इसी सीरीज़ का था। अभी तवांग में भी कुछ पिछले साल इसका एक एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट डू हैपन, लेकिन इतने टॉप ब्रास के साथ जब इस तरह की गलती होती है तो निश्चित रूप से संदेह की उंगलियां उठती हैं कि ये इसका कारण कहीं कोई इंटरनल पॉलिटिक्स तो नहीं है या किसी विदेश का हाथ तो नहीं है। और पाकिस्तान हमेशा से हमें अनस्टेबल करने की कोशिश करता रहा। हमारा पुराना राइवल है और वो तो भाड़े पे काम करने वाला आदमी है, कटोरा लेके बैठा है,
उसको तो कोई भी देश पैसा दे दो और उसे भारत को अस्थिर करना, लेकिन उनके मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमेशा से हमारी फ़ौज खड़ी रही है, हर मुसीबत से हम लोग निकले हैं और आगे भी एक सुदृढ़ फौज की तरह हम काम करते रहेंगे और भारत का जो सिर है वो बुलंद रखेंगे। भारत का सिर आगे भी बुलंद रहेगा। कर्नल साहब, आपने एक बात कही थी जब मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था, आप कह रहे थे कि जो घोड़ा तेज दौड़ता है उसके कुछ दुश्मन भी होते हैं, कुछ नकली दोस्त भी बनते हैं, ऐसा कुछ आप कह रहे थे। आपका इशारा क्या जो डिफेंस के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है उसकी तरफ था? नहीं, इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं, ये किसी भी ह्यूमन नेचर और ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता हूँ मैं, कि कहीं पर भी एनिमी कुड बी आउटसाइड एंड इट कुड बी विद इन। जयचंद हिंदुस्तान में कमी नहीं रही है। ये मुस्लिम्स का जो रूल हुआ है या अंग्रेज़ों ने एक गोली भी फायर नहीं की है और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया है, वो कैसे किया है? तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ भी संभव है जब तक इंक्वायरी से फाइनल निकल के नहीं आता है। प्रोफेशनल राइवलरी होती हैं, इंटर आर्म राइवलरी होती हैं। आप मशीन को तो चला सकते हो, लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स जो इशू है वो ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ह्यूमन बीइंग, द मैन बिहाइंड द गन, उसकी कमांड कंट्रोल और भी होती है। तो जब आप ज़िंदगी में सब जगह एक आउटस्टैंडिंग कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स जो सोर्ड ऑफ ऑनर से निकला है, ज़्यादातर सोर्ड ऑफ ऑनर ब्रिगेडियर जनरल तक फिनिश हो लेते हैं। इट इज़ वेरी रेयर कि इस तरह के कैपेबल ऑफिसर टॉप मोस्ट ट्राई सर्विसेज में पहुंच जाएं। मैं उनके लिए, उनकी किस्मत और भाग्य के लिए दाद देता हूं, बट एट द सेम टाइम 0.001 का फ़र्क है बाकी के अफसर्स में या उसी लेवल पे, किस्मत का, लक का, उनकी एज का। तो इंक्वायरी से ही पता लगेगा, बट जब तक उधर से रूल आउट नहीं हो कि वेदर इट वाज ए एनिमी आउटसाइड, एनिमी विद इन, और वेदर इट वाज ए वेदर और इट इज़ ए टेक्निकल फेलियर और ह्यूमन एरर, 0.5% percentage is still there on all sides. So that was my point to convey on those. कर्नल साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल आंतरिक हाथ भी हो सकता है और विदेशी शक्तियों का भी हाथ हो सकता है इस दुर्घटना के पीछे। कैप्टन साहब, आपको क्यों लग रहा है कि कोई बाहर के किसी तत्व का इस मामले में हाथ नहीं होगा? जहां तक है तो ये केवल वेदर या फिर कोई टेक्निकल ऐसी कोई एक्सीडेंटल ग्लिच कोई हेलीकॉप्टर के अंदर आई जिस वजह से हुआ होगा? देखो, जो मैं महसूस कर रहा था, मैं देख रहा था जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से, और फिर मैं नहीं समझता जनरल साहब का, हाँ हो सकता है पद का हो सकता है, पर जनरल साहब के उस हिसाब से मैं नहीं समझता कि हमारा उनका कोई दुश्मन भी हो सकता है। बट विदेशी हाथ हो भी सकता, वो तो अभी एफडीआर जो लिया है, एफडीआर जो मिला है, फ्लाइंग डाटा रिकॉर्ड मिला है, जिसको मनुदेव जी ब्लैक बॉक्स बोल रहे थे, तो उससे और जो इंक्वायरी तीनों सेनाओं के लेवल पर गठित की गई उससे पता चलेगा कि फाइनली चीज़ क्या थी, क्या था उसमें। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि अभी प्री मैच्योर है इस बारे में कुछ भी कहना। हम फिर से कर्नल साहब के पास ही आएंगे। कर्नल साहब, आप उनके जितने भी जो उनका कार्यकाल रहा है, जो उन्होंने काम किया, वो चाहे जनरल रावत रहे हों या फिर और जो सेना के जो अधिकारी रहे हैं, आप उनके कार्यकाल को किस प्रकार से याद करते हैं? हालांकि मुझे उनके साथ कभी नौकरी करने का सौभाग्य नहीं मिला। जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी उसी साल वो पास आउट हुए हैं, मुझसे वो 3 साल सीनियर थे। लेकिन रिकॉर्ड ऑफ सर्विस और जो टीवी पे इंफॉर्मेशन आती है, वो सुपर आउटस्टैंडिंग अधिकारी, रिलायबल, कैपेबल, और जिस रिमोट एरिया से वो पैदा हुए हैं उस गांव में देखो आज भी वहाँ तक रास्ता नहीं है। मैं धर्म जी आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो जितना टफ इलाका होता है उसी के सोल्जर्स टफ होते हैं। आज पूरे विश्व में अगर डंका गोरखा राइफल्स या गोरखा लोगों का है, वो उस गोरखा रेजिमेंट में कमांड किया है, क्योंकि वो बेचारे पहाड़ों पर रहते हैं। एक गिलास पानी लेने के लिए भी उनको 3 किलोमीटर पानी में नीचे उतरना, नदी तक आना है और फिर जाना है।
ठीक वैसे ही राजस्थान में जहाँ 20-20 किलोमीटर तक गांव नहीं और पानी नहीं, वहीं सूरवीर पैदा होते हैं। तो किसी भी एंगल से अगर उनका देखा जाए तो वो एक महान योद्धा, सूरवीर हैं, थे, ऐसी यूनिट में कमांड की है। और इस तरह का जो एटीट्यूड था, शायद वो बीजेपी को सूट भी कर रहा था। काम पहले भी होते आए हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन ओपनली अगर आप चाइना के बारे में एक जिस तरह से इन्होंने ऑल ऑफ ए सडन कहा कि चाइना सबसे बड़ा एनिमी है, मेरा सोच ये है कि चाइना की फिलॉसफी ये है कि दुश्मन को गोदी में बिठाओ, प्यार करो, उतनी लोरियां सुनाओ कि वो आपका बिल्कुल ऐसे हो जाए कि जैसे बच्चा है, और तब उसकी गर्दन दबा दो। जिस देश की ऐसी फिलॉसफी है, आप उनके एज ए काउंटर एडवर्सरी क्या एडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि आप उसकी गोदी में कभी नहीं बैठो। हिंदू चीनी भाई भाई उन्होंने फॉलो किया और गर्दन दबाई। तो चाइना के साथ मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, और जो वो कर रहे हैं, कि इनके साथ कभी भाई भाई बात करनी ही नहीं है। जो आदमी गोदी में बिठा के गर्दन दाबने का सिद्धांत रखता है, हालांकि डिसेप्शन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉर, ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिसमें धोखा पहला सिद्धांत है लड़ाई का। अगर ऐसा है तो या तो धोखे को धोखे से काटो, या फिर उसको ये बता के रहो कि भाई हम तेरी गोदी में बैठने वाले नहीं हैं, तुझसे प्यार मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, तेरा प्यार मीन्स जहर की पुड़िया खाना है। तो हो सकता है स्ट्रेटेजिक लेवल पर इन्होंने डिसाइड किया हो कि चाइना को प्रॉपर एनिमी डिक्लेयर तो करो, सो दैट वी डोंट सिट इन हिज लैप। आई सपोर्ट दैट एंगल कि दुश्मन को दुश्मन तो मानो, और जिससे कि वो तुम्हारे साथ धोखाधड़ी नहीं कर सके। थैंक यू। कर्नल साहब कह रहे हैं कि जो चाइना है वो बहुत ही धोखेबाज कंट्री है, दुश्मन बहुत खतरनाक है, और कहीं शायद रावत जी की डेथ के पीछे, इस एक्सीडेंट के पीछे चाइना का हाथ हो सकता है, क्योंकि जो जनरल रावत थे वो कभी रिसेंटली ही उन्होंने चाइना के खिलाफ भी कहा था कि ये दुश्मन नंबर 1 है, बजाय पाकिस्तान के हमें चाइना पर ध्यान देना चाहिए। हम मनुदेव जी से एक बार फिर से पूछेंगे। मनुदेव जी, ये पूरी दुर्घटना अब हो चुकी है, अब हिस्ट्री बदल नहीं सकते, समय पीछे जा नहीं सकता, आगे कभी ऐसा कुछ नहीं हो, आप क्या कहना चाहेंगे? जब आपने इतने साल एयरफोर्स को दिए हैं, उसके बाद आपका खुद का क्या मानना है कि आगे से हम इस तरीके की दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, दुर्घटनाएं रोकने के लिए हमेशा उससे सीख लेनी पड़ती है दुर्घटना से, कि ये दुर्घटना हुई तो क्यों हुई, इसके क्या कारण रहे। जिस तरह कारगिल वार में जब हमें काफ़ी परेशानियां आई, क्योंकि तीनों जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उनके बीच में कोई तारतम्यता नहीं थी, तो उस युद्ध को जीतने में हमें बड़ी कठिनाइयां आई। तो उसके बाद एक प्रयास किया गया कि कंबाइंड लेवल पे तीनों का एक चीफ बनाया जाए, जो तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सके, और कभी ऐसी स्थितियां आए तो हम उस वॉर को बड़ी कम्युनिकेशन ईजी हो जाए हमारा, और हम सहजता से उस पर विजय पा सकें। तो उसी के तहत मोदी सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया कि एक CDS बनाया जाए। हालांकि आज तक इस बात से सभी सरकारें डरती थी, उन्हें लगता था कि कहीं पाकिस्तान की तरह हमारे यहाँ पे भी मिलिट्री कू ना हो जाए, तो इसलिए इन चीज़ों को एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक ही चीफ नहीं बनाया गया था, लेकिन उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्हें बनाया। CDS रावत जो है बहुत ही मुखर आदमी है, और वो डिसीजन लेने वाले आदमी। उस डिसीजंस में हो सकता है कि कुछ डिसीजंस अनफेवरेबल हों लोगों के, और कुछ फेवरेबल भी होंगे। जब आप डिसीजन लेते हो, काम करते हो, तो दोनों तरह की स्थितियां होती हैं। तो उसी स्थिति में वो इंटीग्रेटेड कमांड्स बनाने जा रहे थे, जहाँ पे कमांड लेवल पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग इकट्ठा बैठेंगे और वो कम्युनिकेट करेंगे आपस में। अभी नॉर्मली 17 कमांड है हमारे हिंदुस्तान में, जिसमें से 7 एयरफोर्स की हैं, 7 नेवी की हैं, और 3 नेवी की हैं, और 7 आर्मी की हैं, 7 एयरफोर्स की हैं। उन्होंने 5 नए इंटीग्रेटेड कमांड बनाने का ये प्रयास किया था। ऐसे कमांड्स बना के अगर टेक्निकल लोगों को इसमें जोड़ा जाए कि किस तरह से गलतियां ना हो, किस तरह से एक्सीडेंट ना हो, आर्मी को ज़्यादा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जब मैं आर्मी बोलता हूं तो तीनों का ही समझना आप उसे, कि तीनों में किस तरह से आपस में कम्युनिकेशन बढ़े, कोऑर्डिनेशन बढ़े, और सहजता से जो हमारे देश की रक्षा का काम है वो हम सब तीनों मिलकर कर सकें। इससे हम ये
आने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं उन्हें रोक सकते हैं। वॉर टाइम पे जो हमारी स्ट्रेटजीज है उनको डेवलप कर सकते हैं, और नॉन वार टाइम पे जो भी कहीं पे ज़रूरत पड़ती है आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, उन कार्यों को, रेस्क्यू ऑपरेशंस को या किसी और काम को बड़ी सुगमता से किया जा सके। ये एक स्ट्रेटजी। ये कमांड जो एक कॉमन कमांड सेंटर की बात कर रहे हैं, जो सभी तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर सके, ऐसे कमांड बनाने की बात जनरल रावत भी कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी कमांड स्थापित होने से पहले ही उनके साथ ये मिसहैप हो गई। मैं आप तीनों ही जो पूर्व सेना अधिकारी हैं, मैं आप तीनों से ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये बिल्कुल हो सकता है कि ये शायद हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये प्रश्न थोड़ा ऑड लगे, लेकिन मैं ये फिर भी आपसे पूछूंगा ज़रूर। क्या सेना के अंदर, आप तीनों से ही मैं पूछ रहा हूं, क्या ऐसा संभव है कि इस मिसहैप के पीछे सेना के ही किसी तत्व का हाथ हो? मैं मनुदेव जी आपसे पूछ रहा हूं सबसे पहले। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कि आपने देखा होगा सेना में कई बार क्या होता है, किसी को छुट्टी नहीं मिली, उसने अपने साथियों को मार दिया। तो कोई आदमी अगर इस तरह से नाराज है, या फिर किसी विदेशी का इसमें हाथ हो, कई बार ऐसा भी घटनाएं हुए एयरफोर्स में कि पाकिस्तान ने अपने लोगों को एयरफोर्स में घुसाया, उन लोगों ने एरोप्लेन्स के हमारे इंजन खराब किए और हमारे पायलट्स का नुकसान हुआ है। तो ऐसी भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं से हमें सीखने की ज़रूरत थी, और अभी भी हम इस संभावना को नकार नहीं सकते कि किसी इंटरनली या तो किसी आदमी का इस तरह की इंजन को फेल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप उसमें एक लिक्विड डाल दीजिए, वो एक पानी टाइप लिक्विड डालते थे वो पाकिस्तानी जो हमारी उसमें आए हुए थे एयरफोर्स में, और वो इंजन सीज हो जाता, गर्म होने के बाद वो इंजन ख़त्म हो जाता था पूरा, और वो पायलट मर जाता था हमारा। तो ऐसी भी घटनाएं हुई हैं, इन सब को हमें सीख लेनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि ऐसी संभावनाएं नहीं है कि भाई कोई इंटरनल आदमी का हाथ हो या एक्सटर्नल फोर्सेस का इसमें हाथ हो, संभावना है। धन्यवाद मनुदेव जी। कर्नल साहब, मैं आपसे पूछूंगा, क्या कोई आर्मी, एयरफोर्स या नेवी जो हमारी ये जो सेंट्रल कमांड वो बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो सबके ऊपर थे, इस वजह से आपको लगता है कुछ आर्मी के अंदर से या हमारी डिफेंस फोर्सेस के अंदर से कोई ऐसा मोल हो सकता है जिसने ये सब कुछ किया हो? 0.1001% हो सकता है, रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ह्यूमन वीकनेस, एम्बिशंस हर आदमी की अलग अलग हैं, हर आदमी की बैकग्राउंड अलग अलग है। ये 15 लाख आर्मी है, वो 15 लाख बैकग्राउंडों से आते हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, बट ये बहुत रेयर चांस है। बट हाउएवर, जिस तरह से फ़ौज में मनुदेव जी ने बताया कि बाहरी ताकत एंट्री कर जाती हैं, जैसा आपको पता होगा, एक बार मैंने सुना था कि जो सबसे बड़ी MI5 थी इंग्लैंड की, उसका जो चीफ था वो रसियन एजेंट था, KGB एजेंट था। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, इट कैन नॉट बी डिनाइड अनटिल एंड अनलेस ए प्रॉपर इंक्वायरी का आउटकम आए। एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कैप्टन साहब से हमने शुरुआत से ही पूछा है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, लेकिन एक बार फिर से हम पूछ रहे हैं कैप्टन साहब, बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि सेना के अंदर से किसी ने इस तरीके का ये दुर्घटना में कोई हाथ रहा हो? मैं सेना के अंदर की तो नहीं मान सकता कि सेना के अंदर ऐसी कोई साजिश रही हो कि इस तरह से जनरल साहब को क्लैश किया जाता। सेना के अंदर से कैप्टन साहब फिर कह रहे हैं कि शायद सेना के अंदर से ऐसी कोई घटना नहीं हुई होगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारे कार्यक्रम से कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।